तो दोस्तों कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हर बार की तरह आपकी ही भेजी हुई कहानियां हाजिर हैं। बस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने से पहले आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों देरी ना करते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम शुभम है और मैं वेस्ट बंगाल से हूं। मेरी पूरी फैमिली वेस्ट बंगाल में रहती है। बस मैं, माता पिता और मेरी छोटी बहन यहां छत्तीसगढ़ में रहते हैं क्योंकि पिताजी की जॉब छत्तीसगढ़ में लगी हुई है। तो ठीक ये स्टोरी तब की है जब मैं 9-10 साल का था। मेरे दादा दादी उस वक्त गांव में रहते थे और हाँ, हर साल गर्मियों की छुट्टियों के टाइम यहां अक्सर बहुत बड़ी पूजा होती है। इस पूजा में जगह जगह से बहुत सारे पंडित ब्राह्मण लोग आते हैं। तो ठीक इसी पूजा को अटेंड करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने माता पिता के साथ गांव गया था। वैसे एक बात और भी है कि मेरे अलावा मेरे सारे रिलेटिव्स, कजन, भाई बहन सब लोग आते हैं। बस एक यही तो टाइम होता है जब पूरी फैमिली गैदरिंग भी हो जाती है। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि पूजा 1 हफ्ते तक चलती है और इसमें जगराता भी होता है। तो ठीक जगराते वाली रात को लगभग 1 बजे मैं अपनी बुआ के लड़के के साथ लुक्का छिपी खेल रहा था। हमारे साथ गांव के बाकी बच्चे भी खेल रहे थे। वैसे भी पूजा का माहौल था तो सब लोग साथ ही थे। एक तरह से रात भर खेलो कूदो और मजे करो, इस तरह का सीन था। बाकी मेरा गांव कैसा है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली गांव में करंट तो है लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है और तो और रोड भी अच्छे से नहीं बने हुए हैं। तो ऐसे ही जब हम खेल रहे थे तो मैं और मेरी बुआ का लड़का, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम साथ में छुपेंगे और तो और हम थोड़ा क्राउड से दूर भी चले गए। हालांकि हम ज्यादा दूर नहीं गए थे क्योंकि हमें एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही छुपना था, लेकिन समय के हिसाब से एरिया थोड़ा सुनसान हो गया था। तो ठीक वहीं पास में एक घर बन रहा था। घर के अंदर आराम से देखा जा सकता था। बस फिर क्या था, मैं और मेरा भाई वहीं छिपने के लिए चले गए। वो घर रोड से ठीक एकदम चिपक कर बन रहा था और घर के ठीक पीछे बैम्बो फॉरेस्ट था। खैर, हम लोग मेन गेट के पास से वहीं विंडो के लिए स्लॉट बना हुआ था, उसी के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही मेरा पैर किसी गीले नरम चीज पर पड़ा। हालांकि उस वक्त कुछ दिखाई तो नहीं दिया तो मैंने इसे इग्नोर किया। इसके बाद हमने थोड़ा घर का एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम सीढ़ियों के नीचे छुपेंगे। उस घर में 3 कमरे थे और एक सीढ़ियां सीधा ऊपर जाने के लिए। अंदर बजरी रेता वगैरह भी पड़ा हुआ था। तो ठीक जहां हम छुपे हुए थे, हमारे ठीक राइट साइड में एक बड़ी सी दीवार थी जिसमें एक खाली स्लॉट था विंडो के लिए। उसके ठीक साइड में एक रूम बना हुआ था जो कि आधा ही था। मतलब वो रूम ऐसा बना हुआ था कि 3 दीवार थे और चौथे वॉल पर आधा बना हुआ था। ठीक उस आधे बनी वॉल के दूसरी तरफ बैम्बू फॉरेस्ट था। सच कहूं तो उस वक्त हमें इतना मजा आ रहा था, हमें लग रहा था कि कोई हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। हमें लगभग छुपे हुए 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक हमें एक अजीब सी स्मेल आने लगी, बहुत बुरी। वो स्मेल ऐसी थी कि जैसे कोई आसपास जानवर मर गया हो। वो स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदी थी। मैंने ठीक अपने भाई से पूछा कि तुझे भी ये स्मेल आ रही है? तो उसने सर को हिलाते हुए कहा, हाँ आ तो रही है। बस फिर क्या था, हम दोनों ने वहां से निकलने का सोचा। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम वहां से उठे तो अचानक हमें उस आधे बने रूम से किसी के पैरों की आवाज आने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पत्थरों के ऊपर चलता है। लेकिन उस वक्त हमें ऐसे लगा कि जैसे कोई हमें ढूंढने आया होगा। हम लोग ठीक सीढ़ियों के नीचे अच्छी तरह से छुप गए। दोस्तों कुछ देर तक तो ऐसा ही लगा कि जैसे कोई हमें लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर थोड़ी ही देर बाद वो पैरों की आवाज एकदम से रुक गई। उस आवाज के रुकते ही कुछ पानी के बूंदों के गिरने की आवाज आने लगी, टप टप टप।
उस वक्त स्मेल इतनी गंदी आ रही थी कि मानो उल्टी ही हो गई। और ठीक मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो यकीन मानो मैं डर के मारे जम सा गया। वहां पर मुझे अंधेरे में एक आदमी खड़ा दिखा। उसे देखकर पहले तो मुझे ये लगा कि यह हमें देख नहीं सकता, लेकिन थोड़ा अच्छे से देखने के बाद मुझे लगा कि यह शायद हमें ही देख रहा है, और काफी अजीब तरीके से। वो ठीक अजीब सी गुर्राने की आवाज भी निकाल रहा था। वैसे उस वक्त वो अंधेरे में किसी परछाई की तरह दिख रहा था। उसी बीच मेरे भाई ने भी स्मेल के कारण तुरंत उल्टी कर दी। आपको बता दूं कि मेरा भाई दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था, तो शायद उसने ये सब कुछ नहीं देखा होगा। सच कहूं तो वो एक परछाई ही लग रही थी। बस फर्क इतना था कि उसकी शैडो की आउटलाइन सही से नहीं बन रही थी। सच कहूं तो स्मेल से मेरा सर पूरा घूम रहा था। यकीन मानो मैं बेहोश होने ही वाला था, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने भाई का हाथ पकड़ा और चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। दोस्तों, जब मैं अपने भाई को लेकर भाग रहा था तो ठीक उसने भी उसे थोड़ा सा देखा, वही शैडो के फिगर को। दोस्तों, मैं इतना ज्यादा डर गया था कि भागकर कब घर पहुंचा और बेहोश हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। मैं ठीक बेहोशी की हालत में अजीबोगरीब चीजें बड़बड़ा रहा था। इसके बाद मां ने बताया कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरे उल्टे पैर पर खून लगा हुआ था, और तो और मेरे भाई की टी शर्ट पर उल्टी गिरी हुई थी। हालत बहुत खराब थी हमारी। और तो और जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत तेज बुखार था। मेरे शरीर पर छोटे छोटे दाने भी आ रहे थे। वो तो शुक्र था कि मेरा भाई ठीक था। उस वक्त घर में वैसे ही पूजा का माहौल था, तो ठीक पंडित जी ने झाड़ फूंक कर दिया, लेकिन मेरा बुखार वैसा का वैसा ही था। सच कहूं तो जब भी आरती होती तो मैं पागलों की तरह तड़पने लगता। मेरे शरीर में जो दाने हुए थे उनमें अचानक खुजली होने लगती। इसके बाद मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाया गया। उन्होंने भी दवा दी। साथ ही साथ माँ मुझे रोज भगवान की आरती सुनाती और धूप सुंगाती। वो ठीक मुझे नीम के पत्ते बॉयल करके उस पानी से मुझे नहलाती। आखिर में मुझे एक ताबीज भी पहनाई गई। तब जाकर कहीं एक हफ्ते बाद मेरी हालत में सुधार आया। ठीक होते ही मैंने ये सारी बातें घर में बताई। तब जाकर कहीं पिताजी, चाचा और दादा लोग वहां देखने गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि उस घर में मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं। शायद मेरा पैर उसी में से किसी में पड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि वो मांस के टुकड़े एकदम फ्रेश लग रहे थे। कुछ टुकड़े तो बैम्बू फॉरेस्ट में भी मिले। दोस्तों, मेरे दादाजी वहां 25 सालों से रह रहे हैं। उन्होंने उस गांव में बहुत कुछ देखा और सुना है। उन्हें लगता है कि बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर एक नदी है जिसे कि लोग श्रापित मानते हैं। उस नदी के आसपास कोई नहीं रहता, ना ही दिन में और ना ही कभी रात में। तो शायद हो सकता है उस नदी से कोई आत्मा आई होगी। पर खैर, उस टाइम पंडित जी भी गांव में थे, तो उन्होंने मेरा उतारा भी लगे हाथ कर दिया। साथ ही साथ चाचा जी ने उस वॉचमैन को भी बहुत सुनाया, जो कि अक्सर खा पीकर उस एरिया में घूमता रहता था। मेरे चाचा गांव के पंचायत मेंबर थे। दूसरी तरफ माँ ने मुझे और मेरे भाई को बहुत डांट भी लगाई। हमारे बारे में गांव में बहुत सारी बातें फैलने लगी। साथ ही दादी ने यह भी बताया कि उस घर का काम पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद जैसे तैसे पूजा का उत्सव खत्म हुआ और हम सब के सब वापस छत्तीसगढ़ आ गए। सच कहूं तो आज इस बात को 10 साल हो गए हैं। और तो और अभी भी जब मैं अपनी दादी के घर जाता हूं तो वो घर रास्ते में ही पड़ता है। वैसे तो वो घर बनके रेडी हो गया है, पर लेकिन उधर कोई रहता नहीं। सुना था कि कुछ लोग आए थे, पर समय के साथ साथ वो ज्यादातर वहां टिक नहीं पाए। इसका रीजन मुझे नहीं पता। सच कहूं तो आज भी जब मैं उस घर के सामने से जाता हूं तो अचानक मेरे शरीर में अजीब सी खुजली होती है। मेरे भाई बहन अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो अक्सर उस घर को देखकर कहते हैं कि कुछ याद आया कि नहीं। हालांकि ये सब आपस में चलता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं ठीक इस साल भी गांव की पूजा अटेंड करने आया हूं। होपफुली आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। बाकी आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि मैंने उस दिन क्या देखा होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शुभम की कहानी। उम्मीद है आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हरी रोस्ट 2.0 है, और कहानी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूं।
मैं महाराष्ट्र बरसी तेल गिरने के पास का रहने वाला हूँ। मैं ठीक अभी यूट्यूब रोस्टिंग वीडियो बनाता हूँ और इसी वीडियो बनाने की वजह से मेरे साथ ये घटना हुई है। खैर दोस्तों, हमारे घर के बगल में एक चक्की है। चक्की के साथ साथ एक मिर्ची पाउडर कूटने की भी दुकान है। पूरे दिन ढक ढक आवाज आती है। साथ ही हमारी एक दुकान भी है जिसके अंदर मुझे पूरा दिन बैठना पड़ता है। हमारे घर के कुछ 10 या 12 कदम दूर एक पार्क भी है। खैर बात है 17 जून की। मैं अपनी YouTube वीडियो को एडिट करने बैठा था। बस वीडियो ओवर करना रह गया था और रात भी काफी हो चुकी थी। बगल की चक्की अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने ठीक उन भैया से जाकर पूछा, और कितनी देर लगेगी इस चक्की को बंद होने में। दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि मैं अपनी वीडियो का वॉइस ओवर उनके बाहर रखे बेंच पर बैठ के करता था। खैर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मुझे कल गांव जाना है, इसीलिए आज मैं सारा आटा पीस कर रखने वाला हूं। कम से कम रात के 12 से 1 बज जाएंगे। अब क्या था, मैंने सोचा कि बाजू वाले पार्क में जाकर वॉइस ओवर करते हैं। मैं ठीक जैसे ही पार्क के अंदर गया तो वहां पर एक पत्थर रखा था। मैं चुपचाप उसके ऊपर जाकर बैठ गया। आपको बता दूं कि हमारा पार्क इतने ज्यादा भी बड़ा नहीं था। वहां से हर 10 कदम की दूरी पर एक घर लगता है। लेकिन हाँ, एक घर बहुत ज्यादा दूर था जिसके पास जाने में कम से कम 40 या 45 कदम तो चलने पड़ेंगे। खैर मेरा जैसे ही वॉइस ओवर हो गया तो मैंने ठीक उस दूर वाले घर की छत की ओर देखा। वहां पर पहले मेरा दोस्त भी रहता था, वैभव। मुझे लगा कि शायद वही होगा। मैंने पार्क में से उसको हाथ हिलाया। बाकी वो घर दूर होने के कारण मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर मैं इतना तो समझ गया था कि उसने मेरे हाथ का इशारा देख लिया है। जैसे ही मेरा वॉइस ओवर कंप्लीट हुआ, मैं ठीक मेरा माइक लेकर वहां से निकल गया। इसके बाद दूसरे दिन जब मैं दुकान पर बैठा तो ठीक वही दोस्त वैभव मेरी दुकान में आया। मैंने ठीक वैभव से कहा कि कल रात मैंने तुझे हाथ दिखाया पर तूने मुझे इशारा नहीं दिया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तू पागल है, मैंने वो घर छोड़ दिया है। मुझे उस घर को छोड़े 7 महीने हो गए हैं। दोस्तों, इस बात को सुनकर मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। फिर मैंने वैभव से उस घर को छोड़ने का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस घर में रात में बर्तन गिरते थे, किसी के चिल्लाने की आवाज आती थी और कई बार तो पायलों की आवाज भी आती थी। दोस्तों, सच में यकीन मानो, ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यकीन कीजिए, ये जो मेरे साथ घटना घटी वो सारी की सारी मैंने अपने पिताजी को बता दी। पिताजी मुझे तुरंत ही घर के पास वाले एक बाबा जी के पास लेकर गए। बाबा जी ने मुझे बताया कि तूने जिसको देखा था वो एक छलावा था। बाकी मैं महेश जी के ऑडियंस से इतना पूछना चाहता हूं कि ये मेरी स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं अक्सर महेश जी की स्टोरी के सारे कमेंट पढ़ता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम रघुवेंद्र अंशु है। मैं धनबाद के कुमार डूबी नाम के टाउन में रहता हूं। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, हम 3 दोस्त रघुवेंद्र, अमन और परितोष एक ही शहर में रहते हैं। एक दिन हमने सोचा कि शहर के पुराने एक छोड़ा हुआ विद्यालय, वहां जाकर क्यों ना हम उसका ग्राउंड देखें। उस ग्राउंड के आसपास भूतिया रहस्यमय जगह भी मानी जाती थी। हम तीनों ने उस जगहों के बारे में बहुत सुना था, जहां अक्सर कई घटनाएं हो चुकी थी। लोगों का कहना है कि रात में उन्हें वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो वहां पर असाधारण दृश्य भी देखे। लेकिन दोस्तों, हम तीनों में से कोई भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसी तरह एक दिन हमने दोपहर में उस भूतिया जगह पर जाने का फैसला किया। हम ठीक वहां पर पहुंचे और उस जगह को बारीकी से जांचने लगे। हालांकि हमें कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई थी, और तो और वहां कुछ भूतों के होने का कोई सबूत नहीं मिला। सच कहूं तो हम तीनों ने खुद पर हंसी को रोकने का बहुत प्रयास किया। बस ये मानिए कि हमारा यकीन और अधिक बढ़ गया। हम समझ चुके थे कि ये सब की सब चीजें बिल्कुल अफवाहें थी। लेकिन दोस्तों, जब हमने उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की कि तभी हमें अचानक भीषण सामना करना पड़ा। हमने देखा कि ठीक हमारे सामने
वहां से एक व्यक्ति निकला जो वास्तविकता में भूत के रूप में दिख रहा था। हम उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गए। जल्दबाजी में हम वहां से दौड़कर निकलने की कोशिश करने लगे और तो और हमें ऐसा करते देख उसने भी हमारी तरफ भागना शुरू किया। लेकिन हम लगातार दौड़ते रहे और शहर की गलियों में भगदड़ मचा दी। सच कहूं तो इसके बाद हमें यकीन हो गया कि इन सब चीजों का भी अस्तित्व है। हमें उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इसके बाद एक दिन हम तीनों ने एक पुराने बंगले के बारे में सुना जो ठीक वही जगह थी जहां हम पहली बार मिले थे। बंगले के बारे में कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा होता है और कुछ लोग तो उस जगह पर असाधारण तरीके से मार दिए गए थे। हमने उस बंगले की जांच की और वहां दाखिल होने का फैसला किया। दोस्तों, हमने वहां कुछ समय बिताया और वहां लगातार अजीब सामग्री देखी, जैसे कि दीवारों पर खुरचने के निशान, चीखे और फाड़े हुए कपड़ों के टुकड़े। हमें वहां भयानक सन्नाटा महसूस हो रहा था और हमें ठीक अपने अंदर पूरे डर का आभास हो रहा था। उसी बीच हम एक अजीब घटना का सामना करने पर मजबूर हुए जो कि हमें अनगिनत गुत्थियों की ओर ले जाने वाली थी। हमें अचानक एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। उसकी जांच के लिए हम उस ओर बढ़े और छिद्र में पहुंचे और एक अजीब से छिद्र में पहुंचे जहां से विचित्र आवाजों का स्रोत हो सकता था। जब हम ठीक वहां पर पहुंचे तो हमारी आंखों के सामने एक दुष्ट प्रकट हुआ जो कि हमें देखकर लगातार हंस रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी और मांग बिल्कुल सजी हुई। सच कहूं तो हम तीनों को डर तो लगा, लेकिन हम तीनों में से कोई भी नहीं हिला। दोस्तों, इस बार भी हमने उस चीज से बचने के लिए बिना किसी जान की परवाह किए वहां से तेज दौड़ लगाई। दोस्तों, सच कहूं तो इन घटनाओं के बाद हमने ये यकीन कर लिया कि सच में इन जगहों पर इन सबका वास होता है। हम समझ चुके थे कि इनकी दुनिया अपरिचित, भयानक और जोखिम भरी होती है। खैर, एक सप्ताह बाद हम तीनों ने अपनी घटनाओं को एक दूसरे के साथ साझा किया और विचार विमर्श किया। दोस्तों, हम ये सोचते हुए चिंतित हो गए कि हमारी आखिर गलती क्या थी। क्या हमने सच में उन्हें देखने के लिए क्या कोई जादू टोना किया था या हमने कोई बहुत भारी अपराध किया था, क्योंकि शायद उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये फैसला किया। खैर, ये सारी घटनाएं हमारी जिंदगी में एक गहरा असर छोड़ गई हैं। हम तीनों ने सीखा है कि दुनिया में कुछ ना कुछ अनसुलझे रहस्य हो सकते हैं। दोस्तों, भूतों और उनकी दुनिया का रहस्य अभी भी दुनिया में मौजूद है। कहीं ना कहीं हमें इसे समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जैसा हमने किया आप वैसा बिल्कुल ट्राई ना करें। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते अपनी चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मैं उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा के पास एक गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, हमारा गांव जंगलों से चारों ओर से घिरा हुआ है। यह कहानी मेरी और मेरे 4 दोस्तों की है जिनका नाम रिहान फरमान, अदनान इमाम अली है। तो ठीक ये बात 2 साल पुरानी है। बात यह है कि मेरे सारे दोस्त तमिलनाडु में काम करते थे। तब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था। जून का महीना था, आम का सीजन चल रहा था। उस वक्त मेरे सारे दोस्त घर पर आए हुए थे। हमारे गांव में एक जनजाति रहती है। हालांकि मैं उस जनजाति का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो जनजाति हमारे गांव से कुछ अलग है। बस इतना बता दूं कि ये जनजाति अपने पूर्वजों को हमारे गांव से दूर जंगलों के बीच में जलाकर वहीं दफना देती है। और तो और हमारे गांव का कोई भी आदमी दिन में भी वहां जाना नहीं चाहता क्योंकि उधर बहुत घने जंगल और बहुत जंगली जानवर रहते हैं। खैर, ऐसे ही एक दिन की बात है जब मेरे दोस्त अपने अपने घरों पर आए हुए थे। उस समय आम का सीजन चल रहा था। पहले की बात कुछ और थी। उस वक्त बचपन में हम जंगलों में आम चोरी करके खाया करते थे। खैर, एक दिन हम सभी बैठे हुए थे कि उसी बीच फरमान ने कहा कि चलो पहले की तरह आम चोरी करके खाने चलते हैं। सबने कहा कि कहाँ जाएगा, कि तभी फरमान बोल पड़ा कि जहां बचपन में जाते थे। सबने हामी भरी और कहा कि इसी बहाने बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। दोस्तों, इसके बाद हम आम खाने चल दिए। हम लोग पूरे गांव में घूम घूम कर थक गए, लेकिन कोई भी बाग में आम नहीं थे। वजह यह थी कि सभी बागों के आम टूटकर मंडी में पहुंच गए थे।
खैर, हम सब थक कर एक किनारे बैठ गए और कहने लगे कि यार इतनी मेहनत के बाद भी आम खाने को नहीं मिला, और तो और पूरा शरीर थक चुका है। उसी वक्त मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कहा कि फरमान, ये सब तेरी वजह से हुआ है। आम तो खाने को एक नहीं मिला, चला चला कर तूने टांगों का कचूमर निकाल दिया। सबने मिलकर कहा कि हमने सब जगह छान मारी और अब बता कहाँ ले जाना चाहता है। बाकी दोस्तों, मैंने आपको कहानी के शुरू में अपने गांव की जनजाति के बारे में बताया था, जहां की वो अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करते हैं। उस जगह को हम शक्ति कुंड कहते हैं। बस फिर क्या था, फरमान को वही सब याद आ गया। उसने कहा कि शक्ति कुंड में मैं बचपन में अपने अब्बू के साथ गया था। वहां पर मैंने एक आम का पेड़ देखा था, जो कि छोटा तो था लेकिन उस पर आम बहुत ज्यादा लगे हुए थे। और तो और जब वहां कोई जाता ही नहीं तो जाहिर सी बात है वहां 100% आम लगे ही होंगे। दोस्तों, बस यही हमारी गलती थी, हमने उसकी बात पर हामी भर दी। लेकिन एक चीज और भी होती है कि कई बार सबके फैसले एक जैसे नहीं होते, क्योंकि ईमान अली मना कर रहा था। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पर आसमानी भूत प्रेतों का साया है। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर हम सब खूब तेज तेज से हंसने लगे और उसका मजाक बनाते हुए कहने लगे कि तू तो डरपोक है, ये सब कुछ भी नहीं होता। इमाम ने कहा कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो अब सीधा घर ही जाऊंगा। इतना कहकर वो चुपचाप घर की ओर चला गया। अब हम 4 दोस्तों में से बचे रिहान, अदनान और फरमान। हम तीनों उस कुंड की तरफ चल पड़े। वहां कुछ 1 घंटा चलने के बाद हम तकरीबन शाम के 6 बजे वहां पर पहुंच गए। वहां जाकर हमने वो आम का पेड़ देख लिया, जिस पर पके और कच्चे आम बहुत लगे थे। ये देखकर हम सब बहुत खुश हुए और जल्दी से आम के पेड़ पर चढ़ गए। दोस्तों, हमने वहां खूब आम खाए और बहुत मस्ती की। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए। उसी बीच हम वहीं कब्र के ऊपर बैठकर आराम करने लगे कि तभी अचानक जोरों से चिल्लाने की आवाज आती रही, जैसे कोई रो रहा हो। वहां से थोड़ी ही दूर पर घने बांस के पेड़ खड़े थे। हमने जब वहां जाकर देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हमने वहां एक औरत को देखा जो कि लाल कपड़ों में बैठी थी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसके बाल एकदम सफेद थे। उसे देखकर हम समझ गए कि यह कोई बुरी बला है। उस औरत ने जैसे ही हमें देखा तो वो रोने के बजाय हमें देखकर और जोर जोर से हंसने लगी। दोस्तों, उसका भयानक चेहरा देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम तो जोर जोर से चीख मारते हुए वहां से तेजी से भागने लगे। भागते भागते हम कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक अदनान का पैर कब्र में फंस गया। देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि किसी ने कब्र में से हाथ निकालकर उसका पैर पकड़ रखा हो। अदनान लगातार बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर नहीं निकला। उसी बीच रिहान ने एक दुआ पढ़ी, जिसके बाद अचानक उसका पैर बाहर आ गया और फिर हम वहां से तेजी से भागे। भागते भागते हमें आसपास कोई घर नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस जगह से घर बहुत दूरी दूरी पर थे। खैर, भागते भागते हमें एक घर दिखाई दिया। हम ठीक उस घर पर जाकर छुप गए। थोड़ी ही देर में वहां पर दादा दादी आए। वो ठीक हमें पसीने में भीगा देखकर कहने लगे कि बेटा क्या हुआ। हमने सबसे पहले तो उनसे पानी मांगा और फिर अपनी कहानी बताई। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। मैं बस इतनी दुआ करता हूं कि मेरा पहला पार्ट अगर आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में सेकंड पार्ट जरूर लिखिएगा। फिलहाल तब तक के लिए ये सस्पेंस को यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने अपनी कहानी को यूं ही अधूरा छोड़ दिया। हालांकि ये हमारे अंदर सस्पेंस बनाना चाहते हैं। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि अपना सेकंड पार्ट जल्दी भेजें, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जिज्ञांसु साहू है। मेरा घर कमतौल जिला दरभंगा में है। हम अक्सर यूट्यूब पर स्केचिंग की वीडियो बनाते हैं और ठीक ये बात 25 जून 2023 की है। हम ठीक बगल के गांव मूर्था में वीडियो बनाने के लिए सुबह के तकरीबन 5 बजे निकल गए। हमने रास्ते में अपनी बाइक पर पेट्रोल भराया और लगभग 5:30 हो चुके थे। उस बीच हमने आधा रास्ता पार कर लिया था। उस गांव में एक पुल था और उसके बगल में एक मंदिर। पुल के नीचे हमने देखा कि नदी में कुछ लोग
अपने जानवर को धो रहे थे। हम लोग उस पुल पर मस्ती करने लगे। उसी बीच हम में से एक दोस्त पुल की साइड में जाकर वहां वॉशरूम करने लगा। और तो और थोड़ी देर बाद सबने एक एक कर वहां पर वॉशरूम किया। दोस्तों, सच कहूं तो हमने सोचा नहीं था कि इसका नतीजा हमें बहुत बुरा मिलने वाला था। खैर, उस वक्त हम वहां से निकले और ठीक 1 किलोमीटर बाद हमारे साथ एक दोस्त साइकिल पर भी था। उसका अचानक बैलेंस बिगड़ा, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। उसके हाथ पैर दोनों में चोट लग गई। हमने ठीक उसकी साइकिल उठाई और उसे बाइक पर बैठाकर उसे लेकर चलने लगे। उस वक्त मेरा दूसरा दोस्त उसकी साइकिल चला रहा था। खैर, थोड़ी दूर जाकर हमें एक हाईवे मिला और जैसा कि हमारा यही प्लान था स्केटिंग करने का। माफ कीजिएगा, शुरुआत में मैंने स्केटिंग को स्केचिंग बोला, पर खैर हम लोगों ने स्केटिंग करना शुरू किया और चुपचाप वीडियो बनाने लगे। उसी बीच हम में से 2 दोस्त साइकिल लेकर थोड़ा आगे घूमने चले गए। उनको वहां से गए कम से कम आधा घंटा हो चुका था। इसके बाद हमारा एक दोस्त बाइक लेकर उन दोनों को ढूंढने चला गया। हम लोग ठीक बगल की ही एक दुकान से कुछ खाने पीने का सामान लेकर उनका इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में मेरा दोस्त बाइक लेकर वापस आ गया। उसने कहा कि मुझे वो दोनों कहीं नहीं मिले। मैं बहुत दूर तक उन्हें देखकर आया हूं। खैर, हम लोग कुछ देर और उनका इंतजार करने लगे कि हमने तभी देखा कि वो बहुत दूर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। हमने उस वक्त उनसे मजाक करने का सोचा। हमने सोचा कि हम लोग बाइक स्टार्ट करके यहां से जल्दी भाग रहे हैं। हमने जैसे ही बाइक को स्टार्ट किया कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और बाइक नीचे गिर गई। उसी बीच हमारे एक दोस्त के पैरों की उंगली में चोट लग गई, लेकिन मेरे पैरों में उससे ज्यादा चोट लगी थी। मेरे पैरों से लगातार खून निकल रहा था। उसी बीच हमारे दोस्त आए और हमें उठाया। हम लोग चुपचाप साइड के पेड़ के नीचे बैठ गए और बगल की दुकान से हैंडी प्लस लेकर आए। बाकियों को तो थोड़ी चोट लगी, लेकिन मेरे पैर में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी। मैंने कम से कम 4 से 5 हैंडी प्लस लगा लिए, लेकिन तब भी खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हमने इसके बाद जल्दी से बाइक स्टार्ट की और जल्दी जल्दी निकल गए। थोड़ी ही देर बाद साइकिल पर बैठा दोस्त हमारी बाइक से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके हाथों में भी चोट लग गई। उसी बीच घर से माता पिता का फोन आया। उन्होंने पूछा कि कहां पर हो। हमने कहा कि हम बस 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर हैं, बस जल्दी ही पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया था। हमने अपने दोस्त को कैसे भी करके जल्दी बाइक में बैठाया और दूसरे दोस्त को बाइक से उतरकर साइकिल चलाने को कहा। चलते चलते वही पुल हमारे सामने आया जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। उस वक्त सच कहूं तो हमें उस पुल से जाने में डर लग रहा था। मेरे पैर से लगातार खून भी निकल रहा था, पर खैर हमने सोचा कि पुल के बगल में ठीक मंदिर है। हम ठीक उस मंदिर में गए और मैंने प्रणाम करते हुए हनुमान जी का नाम लिया। लगातार खून निकलने की वजह से मेरे पैर की बैंडेज भी निकल चुकी थी, पर खैर हम लोग 7 या 8 बजे तक अपने अपने घर पहुंच गए। मैंने घर पहुंचकर इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरी कोचिंग 9 बजे की थी। मैंने ठीक घर पहुंचने के बाद पूजा घर में जाकर गंगाजल अपने शरीर पर छिड़का और सीधा नहाने चला गया। मैं उस वक्त अपनी चोट को छुपाते हुए सीधा चुपचाप कोचिंग के लिए निकल गया। आपको बता दूं कि मेरा कोचिंग रेलवे लाइन के उस पार है। मैं ठीक रेलवे फाटक को पार किए बिना रेलवे लाइन के बीच से गया। उस वक्त मेरे पैर पर कोई पत्थर भी नहीं अड़ा था, लेकिन मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मेरी लगी हुई चोट पर ही मुझे दोबारा चोट लगी। इसके बाद मेरा और ज्यादा खून फैल गया। वो तो अच्छा था कि मेरे पिताजी के दोस्त की मेडिकल शॉप वहीं बगल पर थी। मैंने ठीक वहां पर पहुंचकर अपने पैरों पर पट्टी बंधवाई और कोचिंग के लिए निकल गया। मैं उस वक्त कोचिंग से लगभग 11 बजे निकला। मैंने सोच लिया था कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में घर पर जरूर बताऊंगा। मैंने घर पहुंचते ही अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने मुझे तुरंत हनुमान जी का लॉकेट पहनाया और मुझे बहुत डांट लगाई। दोस्तों, मुझे ठीक होने में तकरीबन 2 हफ्ते लगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या हमने उस पुल पर कोई गलत काम किया था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब समय हो चुका है हमारे आज के छोटे किस्सों की तरफ बढ़ने का। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली के RK पुरम में रहता हूं। ये कहानी मेरी ताई और उनके बेटे की है, जो कि
बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, ताई के बेटे का नाम धर्मेश है, लेकिन उनको सब प्यार से डैन बुलाते हैं। हालांकि इस वक्त वो 26 साल के हैं, लेकिन जब ये घटना हुई थी तब वो 8 साल के थे। बात ऐसी है कि एक रात ये दोनों पास ही के एक गांव से शादी अटेंड करके वापस आ रहे थे। साथ ही आपको बता दूं कि उस गांव से हमारे गांव को एक कच्ची रोड जाती थी। उस रोड पर एक ताल था, यानी एक तालाब। कहते हैं कि उस तालाब में बहुत लोग डूबकर मर चुके हैं। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि अक्सर रात के समय वहां अजीब अजीब घटनाएं भी हो जाती है। पर खैर, जब वो वापस आ रहे थे तो वो तालाब उनके उल्टे हाथ की तरफ पड़ रहा था, और ठीक उस वक्त डैन भैया ताई का लेफ्ट हैंड पकड़कर ही चल रहे थे। चलते चलते ताई ने उनको अपने राइट साइड कर लिया, क्योंकि ताई को उस ताल के पास एक रूह कपा देने वाली चीज दिखी। यकीन मानिए, ताई को वहां चादर ओढ़े एक आदमी दिखाई दिया, जो कि ठीक उस कच्ची रोड को पार कर रहा था और जोर जोर से उनका और उनके बेटे का नाम ले रहा था। पर ताई ने चलते चलते अपने देवताओं का नाम लिया, और तो और जब उसमें और मेरी ताई के बीच में 5 कदमों की दूरी रह गई, तब वो आदमी अचानक वहीं पर रुक गया। उसे देखकर ताई भी वहां जम गई। दोस्तों, ताई बताती है कि जब वो रुकी थी तब उन्हें पीछे से बार बार चलना चलना, हम हैं तेरे साथ, ये आवाजें सुनाई दे रही थी। और कहीं ना कहीं एक धक्का सा भी लग रहा था, क्योंकि इसी के बाद ही वो जल्दी जल्दी चलकर किसी तरह अपने घर पहुंच गई। अगली शाम उनको बहुत तेज बुखार था, पर धीरे धीरे वो एकदम ठीक हो गई। बाकी दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूं। वो बात यह है कि अगर आप भी ऐसे वक्त में कहीं अचानक फंस जाएं और आपके पास कोई छोटे बच्चे हो, तो सबसे पहले अपने बच्चों को सेफ रखें। बाद में तुम जिस भी भगवान को मानते हो, उस वक्त उनका नाम लगातार लेते रहे। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने आखिरी किस्से की तरफ। इसके बाद मैं भी अपनी आवाज और कहानी को विराम देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम जतिन माहौर है। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं महेश जी का, क्योंकि उन्होंने मेरी ये कहानी आज अपने चैनल पर डालने का फैसला किया। आपको बता दूं कि मैं मथुरा से हूं, और ठीक ये कहानी मेरे नाना जी की है। एक बार की बात है, नाना जी अपने 2 दोस्तों के साथ शमशान घाट जा रहे थे। उस वक्त नाना जी छोटे थे और इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते थे। वो ठीक एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। दोस्तों, यकीन मानिए, उस पेड़ के पीछे चुड़ैलों की बहुत सारी खोपड़ियां लटकी हुई थी। उन सबको देखकर मेरे नाना जी और उनके दोस्त उन खोपड़ियों के पास जा पहुंचे और उनमें पत्थर मारने लगे। यकीन मानिए, वो सारी खोपड़ियां एकदम गुस्से में आ गई और गुस्सा होकर बहुत तेज चिल्लाने लगी। उस वक्त नाना जी ठीक एक ही जगह पर चिपक कर रह गए। वो तो शुक्र था कि उस वक्त नाना जी के चाचा वो ठीक उसी रास्ते से जा रहे थे। उनको ऐसा करते देख वो जल्दी से उनको घर ले आए। घर लाकर उन्हें बहुत डांट पड़ी। उन्होंने कहा कि तू जानता भी है वो क्या था? वो सब की सब चुड़ैल की खोपड़ियां थी। दोस्तों, ये बात सुनकर अगले दिन नाना जी को बुखार आ गया, लेकिन हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां, जो कि आप लोगों द्वारा ही मुझे भेजी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो आप इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।